changing by changing orientation of the coil. Orientation of the coil. Where theta is the angle between, ये भी कह सकते हो, is the angle between area vector and V2. इसी को orientation of the coil बोलते हैं। और ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये एसी जनरेटर का प्रिंसिपल भी देखो, ये है एक्स एक्सिस और बी फील्ड है एक्स एक्सिस के अलावा, यूनिफॉर्म बी फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस। ये है, ये जो देख रहे हो ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, हम इसको ये लाइन आप देख रहे हो, लेकिन ये है 2 डायमेंशनल प्लेन ऑफ द coil at t equal to 0। तो अभी एरिया वेक्टर ये होगा, ऐसे है ना, तो एरिया वेक्टर ये होगा। तो अभी एरिया वेक्टर और बी फील्ड के बीच का एंगल कितना है? थीटा इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो है, ये जो प्लेन है ये रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से। तो t टाइम के बाद कितना एंगल ये रोटेट करेगा? ये थीटा है। तो ये अगर यहाँ था तो नॉर्मल ऐसे था, यहाँ होगा तो नॉर्मल इसमें परपेंडिकुलर होगा। ये है प्लेन ऑफ द कॉइल एट इक्वल टू t। ये थीटा हुआ तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा हुआ, और थीटा ये हो गया एरिया वेक्टर एट इक्वल टू t, और थीटा हो जाएगा कितना? ओमेगा t। क्या हो जाएगा? ओमेगा t। ओमेगा कांस्टेंट है, इसीलिए अल्फा 0 हो। तो हम लिखना चाह रहे हैं फ्लक्स एट टाइम t, तो ये क्या होगा? E डॉट ए और इस पे नंबर ऑफ टर्न्स है, ये जो कॉइल है इस पे कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो n से मल्टीप्लाई करना होगा। एरिया वेक्टर और बी फील्ड के बीच का एंगल कितना है? बी फील्ड तो फिक्स है, बी फिक्स है, तो ये हो जाएगा आपका n a b cos थीटा, और इसको लिखेंगे n a b cos ओमेगा t। इक्वल टू 0 पे फ्लक्स मैक्सिमम है, 0 पे cos 0, मतलब बी फील्ड ये है, ऐसे जब रहेगा तो फ्लक्स मैक्सिमम पास करेगा, और जब ये रोटेट होकर के 90 रोटेट हो जाएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर cos 90 होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स साइनसॉइडल, साइन हो या कॉस हो उसको साइनसॉइडल ही बोलते हैं, और साइनसॉइडल ग्राफ कैसा आता है आपको पता है।
तो फ्लक्स जो है साइनसॉइडली जो है चेंज कर रहा है विद टाइम t। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग लिखेंगे जो ये होगा, यहाँ पे हो जाएगा थीटा की जगह ओमेगा टी इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो यहाँ माइनस एन ए बी, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन ओमेगा टी और टी का कोएफिशिएंट ओमेगा से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया प्लस एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इस मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं ई नॉट। ई नॉट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। तो ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ, इसको इक्वेशन हम 1 कर रहे हैं फ्लक्स वाले को, इंड्यूस्ड ईएमएफ को सेकंड का where induced EMF where E naught maximum value of EMF यानी induced EMF और this equal to कितना एन ए बी ओमेगा। अब बताइए फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच फेज डिफरेंस क्या है? तुम लोग बोलो, कौन बोल रहे हैं? आप कितना है? और कोई जिसका मैथ, तो मैथ क्या सभी बच्चे को बोलना चाहिए। साइन और कॉस में फेज डिफरेंस कितने का है? काहे कि अगर मान लो ये एक कॉस थीटा है और इंड्यूस्ड ईएमएफ है ए डैश साइन थीटा, तो इसको अगर हम कॉस में पहले ले आए, ये कॉस में है तो इसको भी कॉस में लाएंगे, तो ये कॉस हो जाएगा थीटा माइनस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा या कॉस थीटा माइनस पाई बाय 2 कितना होगा साइन थीटा। तो इसमें फेज डिफरेंस कितना हुआ, ये हुआ नहीं, और कौन आगे है और कौन पीछे है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग बिहाइंड है। ये इस एंगल में पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो यहां पहुंचेंगे, तब न थीटा होगा। जब इस एंगल में पाई बाय 2 ऐड करेंगे मतलब ये पीछे है ये आगे है। नहीं समझ में आएगा? जैसे 2 है ये और 2 माइनस एक्स, तो छोटा कौन हुआ ये, इसमें x ऐड करेंगे तो यहां पहुंचेंगे, तो ये लैग हुआ ये लीड हुआ। ठीक है, तो ये साइनसॉइडल हो गया, मतलब है पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है। कहने का मतलब ये जहां मैक्सिमम होगा वो ये वहां मिनिमम होगा, ये t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम और ये t इक्वल टू 0 पे 0 होगा। अब अगर हम करंट निकालना चाहें, अगर कॉइल का रेजिस्टेंस R है तो करंट हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय
आर, ये हो जाएगा ई नॉट बाय आर, ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। इसका यूनिट क्या होगा बताओ? साइन ओमेगा टी तो यूनिटलेस है, ई नॉट बाय आर का यूनिट क्या होगा तुम बोलो? ई नॉट बाय आर का यूनिट क्या होगा? पेन उठा रही है, सोचने की शक्ति भगवान कम दिया है। एम्पियर होगा, यह है वोल्ट, यह है ओम, ये तो यूनिटलेस है। तो ई बाय आर क्या होगा? आई के इक्वल होगा। आई क्या होता है? वी बाय आर होता है। एम्पियर आपने सही कहा, लेकिन आप पेन क्या उठाने लगे थे? तो ये मैक्सिमम करंट हुआ, ये हो गया आई, ये आई एट टाइम टी, ये है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये है साइनसॉइडल करंट है, साइनसॉइडल करंट है, पीरियोडिक होगा। साइन कर्व क्या होता है? हर एक 2 पाई एंगल के बाद रिपीट करता है, तो पीरियोडिक है इसका। और एम्पलीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एम्पलीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएं, ये आई है, थीटा लेते हैं, यानी या टी लो, ठीक है कोई बात नहीं। एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है? टी टाइम। तो यहां से यहां हुआ एक रोटेशन, ये हुआ आधा रोटेशन, T/4 पे π/2 एंगल डिस्क्राइब करेगा। T/2 में पाई 3T/4, 3T/, हर एक T/4 ऐड करते जाओ। T/4 में T/4 ऐड करो, फिर 3T/4, 4T/4। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। ये प्लस आई नॉट है, ये माइनस आई नॉट। ये मत सोचिएगा जो ये जो है डिस्टेंस यहां से यहां का क्या होगा? ऑलवेज प्लस आई नॉट। ये तो अगर वाई एक्सिस ये है तो ऑरिजिन के ऊपर प्लस होगा, ऑरिजिन के नीचे माइनस होगा। लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? हाँ, तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो डिस्टेंस होता है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। एम्पलीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहां पे हम क्या सब देख रहे हैं? जो इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, पीरियोडिक फंक्शन है ना, और साइनसॉइडल है। इसको, इस करंट का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। इसी को कहते हैं AC, अल्टरनेटिंग करंट। ओमेगा है 2π/T, और इसको 2πf कहते हैं। F है अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट का इंडिया में जो है वो फिक्स्ड है 50 हर्ट्ज। अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? 50 हर्ट्ज। जो हमको सप्लाई होता है। ऐसा नहीं अमेरिका से कोई मशीन उठा के लेते हैं कि ये सर देखिए इसका तो 60 है। इंडिया का जो यहाँ जो जनरेट होता है, हाँ, AC, उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। यानी इंग्लैंड से तार खींच लिए, देखिए इंग्लैंड में है 60 हर्ट्ज, इंग्लैंड से हम तार खींच दें इंडिया।
देखिए सर इसका तो 60 है, आप तो कहते 50 है, तो हम कहेंगे बेटा पकड़ के झूल जाओ। इसका इफेक्ट भी देख लो, जब आ गया है 60 तो उसका भी मजा ले लो एक बार। चलिए नोट कर लीजिए, इसी को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट में एंटर करने से पहले ये इक्वेशन हम आप लोगों को निकाल देना चाहते थे, और ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। यही किसका प्रिंसिपल है? एसी जनरेटर में क्या करते हैं सुन लीजिए। कॉइल रहता है इसी तरह से, उसको मैकेनिकली रोटेट कराते हैं। देखते तो शादी विवाह में पंप सेट रहता है ना, उसको स्टार्ट करते हैं तो उसमें कॉइल रहता है, उसमें मैग्नेट भी रहता है दोनों तरफ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और उसके बीच में कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स रहता है कॉपर का, उसको रोटेट कराते हैं मैनुअली। तो क्या होगा? चेंज इन फ्लक्स होगा। चेंज इन फ्लक्स होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और सर्किट को क्लोज करेंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा। तो वो करंट कैसा होगा? ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। समझ में आए? तो इसीलिए जनरेटर कहा गया। जनरेटर मिसलीडिंग टर्म है, जनरेट नहीं करता है ये कोई करंट जनरेट नहीं कर रहा है, उत्पन्न नहीं कर रहा है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। हमारा मोटर जो होता है वो ग्राउंड से पानी लेकर के सिंटेक्स में डालता है। ये काम नहीं है मोटर का पानी को उत्पन्न करना, पैदा करना नहीं है काम। वो ग्राउंड का वाटर लेकर के वहां पहुंचा देता है, ये पहुंचाने का काम करता है, पानी बनाता नहीं है। तब तो पाकिस्तान में भी जनरेटर स्टार्ट कर देता, पानी आ रहा है। पाकिस्तान में वाटर का क्राइसिस है ना, 10 तो एसी जनरेटर लगा देता है, कहता पानी आ रहा है, और उसी में वर्चुअली फ्लाई करता है। अभी स्थिति काफी खराब है। अभी स्थिति काफी खराब। 2 सोर्स था पाकिस्तान को वाटर का, एक इंडिया और एक अफगानिस्तान। उधर से अभी बंद 100% नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है, और उससे पहले दूसरा संभावना भी है, जो कि 1 वीक 2 वीक के में हो सकता है, फाइनलाइज हो जाए, कुछ फाइनलाइज हो जाए। वार ड्रिल चल रहा है, इंडिया का भी चल रहा है, और उन्होंने भी सेना को अपना अलर्ट मोड में डाल दिया है। लिखिएगा ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ये टी पे डिपेंड, टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना। आई नोट को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या और बोलते हैं? पीक वैल्यू। ऑल्टरनेटिंग करंट अभी हमने लिखा था I = I नॉट साइन ओमेगा टी। ये एम्पलीट्यूड है, और ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और ये पीरियोडिक होता है। और पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ? अल्टरनेट हाफ साइकिल आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। 0 से T/2 में पॉजिटिव होगा, तो अनदर T/2 में कितना होगा? नेगेटिव होगा।
ये आई है। मैं जस्ट आपको ये बता, लिखिए ऑल्टरनेटिंग करंट, a time varying periodic current, a time varying periodic current is called an AC, when its amplitude is constant, ब्रैकेट में लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, ब्रैकेट इनक्लोज कर दीजिए, इज कांस्टेंट एंड अल्टरनेट हाफ साइकिल आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये डायग्राम बना दीजिए, ये आई है, ये आई नॉट है, ये है माइनस आई नॉट, ये है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ए हुआ, ये साइन कर्व है, कोई जरूरी नहीं है साइन ही कर्व हो। बी में देखो, ये टी है, ये आई, ये आई नॉट है, ये माइनस आई नॉट है, ये 0 से t/2 है, और ये t है। इसमें भी क्या देख रहे हैं, सर्टेन पीरियोडिक है, सर्टेन टाइम में रिपीट कर रहा है हर एक t/2, और अल्टरनेट हाफ साइकिल क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, टाइम के साथ वैरी कर रहा है। और ये साइन वेव हुआ, ये इसको कहते हैं स्क्वायर वेव। सी में देखिए, ये अच्छा, डी, ये सब, ये ए बी सी डी किसका, ये इसको कहते हैं सी सॉ, जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये ट्रायंगुलर हो गया, इसको सी सॉ कर्व कहते हैं। लिखेंगे इन जनरल alternating current is written as I equal to I naught sin omega t plus phi, या phi naught को। पूरे एंगल को क्या कहते हैं,
एंगल को फेज कहते हैं, ये हम लोग SHM में 11th में पढ़ते हैं। एंगल को हम लोग फेज कहते हैं, मतलब ये जो है ना, इसको फेज कहते हैं। फेज एट टाइम t, एंगल को फेज कहते हैं। और यहाँ फाई नोट क्या है? फेज एट t इक्वल टू 0, t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या रहेगा? फाई नॉट। तो इसको कहते हैं इनिशियल फेज, इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट। मतलब t इक्वल टू 0 पे जितना एंगल बनाता है वो हुआ फेज कांस्टेंट, और t टाइम में जितना टोटल एंगल है वो हुआ फेज एट दैट इंस्टेंट। तो अब ये देखो, ये इनिशियल फेज है और ये टोटल क्या है? ये फेज है। फाई नोट क्या है? इनिशियल फेज। अब देखो, अगर फाई नोट, इफ फाई नोट अगर 0 है तो करंट ऐसी अल्टरनेटिंग करंट को क्या लिखेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर फाई नोट हो गया π/2 तो क्या लिखोगे? तब कितना होगा? अगर फाई नोट π/2 हो गया तो कितना लिखेंगे? राइट, साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आई ये क्या है? कौन सा करंट है ये? इंस्टेंटेनियस करंट। ये है इंस्टेंटेनियस करंट। आई नॉट क्या है? हाँ, मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट। इट नेवर बी नेगेटिव, इट नेवर बी नेगेटिव। या उसको और करके लिखना, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। आई नॉट को क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ओमेगा। देखो, जब हम ओमेगा, सर्कुलर मोशन में ओमेगा को एंगुलर स्पीड कहते हैं, लेकिन वेव में एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हाँ, तो इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको हम लिखेंगे 2π/t और 1/t को क्या लिखेंगे? f। और f क्या हुआ? 1/t यानी पर सेकेंड। पर सेकेंड को ही हर्ट्ज कहते हैं। f को क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। f को क्या कहेंगे? क्वेश्चन देखें तुम लोगों का क्या पूछा था? भाई f क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ये हो गया। और फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे कितना होता है इंडिया में? 50 हर्ट्ज। तो देखो, अल्टरनेटिंग करंट साइन में भी हो सकता है या कॉस में भी हो सकता है, या आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट भी हो सकता है। ये जनरल हुआ। हाँ, नोट कर लिया आप लोग?
तो साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, या साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट भी हो सकता है। इसको EMF, similarly alternating EMF can also be written as E naught sin omega t or E naught cos omega t or E naught sin omega t plus phi naught। लिख लिए? मतलब हम लोग ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को एग्जैक्टली जिस तरह से करंट को लिखते हैं उसी तरह से ईएमएफ को भी लिख सकते हैं। इसका भी ग्राफ वही होगा जो I = I sin ओमेगा टी का होगा। जैसे मान लो y = x² है या 2x² + 3 है, तो ये y क्या है? x का फंक्शन है। y क्या है? y इज द फंक्शन ऑफ x कहते हैं। तो y का एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? यानी y का एवरेज वैल्यू का मतलब fx का एवरेज वैल्यू। ये x y किस पे डिपेंड करता है? x पे। तो fx का एवरेज वैल्यू को ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये होता है ऐसे, लिखो, ऊपर में लिखोगे एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। ये मैथ में भी निकालने के लिए दे सकता है। किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? मान लो y = fx एक फंक्शन है, y x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? fx, यहाँ x है तो यहाँ dx लिखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन देंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे dx। मान लो x1 से x2 के बीच में हमको चाहिए, ये होगा, लिखो इसको पढ़ेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x, इसका एवरेज वैल्यू है y। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y ए भी लिखो या fx का एवरेज लिखो, ये होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नीचे में क्या हो जाएगा? dx का इंटीग्रेशन x होगा और लिमिट पुट करेंगे तो x2 - x1, तो ये हो जाएगा 1/x2 - x1 इंटीग्रेशन fx dx x1 से x2। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल 1 था। एग्जाम्पल 2 देखो, मान लो ये करंट है, ये है I0 sin ओमेगा टी। यहाँ पे I0 और ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। I0 और ओमेगा क्या है? तो I किसका फंक्शन हुआ? अब कोई नहीं जवाब दे रहा है। टी का फंक्शन है। तो I का अगर हमको एवरेज वैल्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे? ft का हमको एवरेज वैल्यू चाहिए नहीं, तो यहां पे क्या लिखेंगे? ये ft dt बाय dt का इंटीग्रेशन। मान लो हमको t1 से t2 चाहिए, तो t1 से t2 हो गया।
एफ टी का चाहिए तो एफ टी डी टी बाई डी टी का। अब एफ टी को क्या लिखेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब पहले तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एग्जैक्ट इसी तरह का है। ये हो गया T2 माइनस T1 और ये हो गया एफ टी डी टी और T1 से T2 ये हुआ, ये हुआ एफ टी का ट्रू है, ये एवरेज वैल्यू। अब देखिए, मतलब ये कुछ नहीं, ये टाइम इंटरवल है। ये T2 माइनस T1 क्या है? टाइम इंटरवल। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाना चाहें, एफ टी का मतलब क्या है यहाँ पे? आई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ, मतलब क्या, उसी इसको हम क्या कर सकते हैं? एवरेज करंट। अब देखो, अगर हम इसका एवरेज वैल्यू हम निकालना चाहते हैं 0 से t के बीच में, या 0 से T1 इक्वल टू है हमारा 0 और T2 है हमारा T/2। T/2 क्यों लिया जाता है ये समझो जरा। हाँ, एक मिनट, ये T/2 हुआ, ये T हुआ, ये I है, ये T है। तो ये I वर्सेस T का इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो 0 से T में तो 0 हो जाएगा। इसीलिए एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका कितना होगा? 1/T/2 माइनस 0। एफ टी को क्या लिखोगे? सॉरी, एफ टी कितना है? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी 0 से T/2। ये एवरेज वैल्यू किस इंटरवल में है? 0 से T/2 में। एवरेज वैल्यू किस इंटरवल में है? तो ये हो जाएगा 2/T और आई नॉट को बाहर कर लो, कांस्टेंट है, और ये हो गया साइन ओमेगा टी डी टी और 0 से T/2। चलो इसको सॉल्व करके बताओ कितना है। इंटीग्रेशन होगा तो T का कोएफिशिएंट से डिवीजन होगा ना। आप लोगों का आया? नहीं न, साइन ओमेगा टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन नहीं आता है। कब आएगा? 12th का एग्जाम के बाद। अर्पिता, साइन ओमेगा टी का क्या होगा? माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ये होगा T/2 0, तो ओमेगा को बाहर कर लेंगे। ये एवरेज वैल्यू है हाफ साइकिल में, तो ये हो गया 2I0/T। अब देखो यहाँ माइनस आया है ना, तो लिमिट को चेंज कर देते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो ओमेगा को बाहर ले लो, ये हो गया कॉस ओमेगा टी। अब ये हो जाएगा ऊपर में 0, नीचे में, हाँ सर, अच्छा, यहाँ पे हमने लिमिट को चेंज कर दिया तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब आइए, T इक्वल टू क्या होता है? 2π/ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा T इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2π। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2π cos 0 और cos ओमेगा होता है 2π/T, और यहाँ पे T होगा तो T की जगह पे क्या पुट करोगे? लोअर लिमिट, यानी T/2, तो T कैंसल, 2 कैंसल,
तो कितना बचा? कॉस पाई -1, 2 कैंसल हो गया, आई नॉट बाय पाई 1 -1, तो ये हो गया 2 I0 बाय पाई। एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल। हाफ ही साइकिल में एवरेज वैल्यू डिफाइन ही होता है, ताकि कंप्लीट साइकिल में तो 0 हो जाता है। तो कितना इसको याद भी रखना है, ये हम मैथमेटिकली अभी बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसको अगर डिवाइड करोगे तो 2 बाय पाई को डिवाइड करोगे 0.637 होता है I0। या ऑन एन एवरेज 2/3 I0 क्या हुआ? ऑन एन एवरेज 2/3 ऑफ पीक वैल्यू भी कर सकते हैं। अब आइए आरएमएस वैल्यू। अभी हम सिंपली लिखे हैं आरएमएस वैल्यू। ये क्या है? रूट मीन स्क्वायर। करंट नहीं लिख रहे, हम वेलोसिटी लिख रहे हैं अभी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम कहाँ पढ़ते हैं? केटीजी में। ये केटीजी का है। अब देखिए जरा, वेलोसिटी सबसे लास्ट में है, वेलोसिटी सबसे पहले लिखी, उसके बाद आरएमएस लिखा। अब इसको कैसे लिखेंगे सो देखो, इसको पढ़ेंगे क्या? इसको लास्ट में पढ़ेंगे यहां से शुरू करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, लेकिन लिखेंगे सबसे पहले क्या? VRMS। अब बताइए इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होता। देखो वेलोसिटी का आरएमएस वैल्यू निकालना है तो भी तो लिख दो। पढ़े थे रूट मीन स्क्वायर, लेकिन अब यहां पे जो ऑपरेशन करेंगे वो पीछे से, इसका स्क्वायर, उसके बाद इसका मीन, उसके बाद इसका रूट। पहले लिखे स्क्वायर, उसके बाद इसका मीन और उसके बाद रूट। अब देखिए VRMS का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो रूट हट जाएगा, ये V स्क्वायर का रूट हुआ। अब एक चीज देखिए, अभी हमने V का, अगर मान लो V T का फंक्शन है या टेम्परेचर का फंक्शन है, वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। तो एवरेज कैसे निकालेंगे अभी बताएं। लिखेंगे V T, टेम्परेचर का फंक्शन है तो यहां dt, इसका इंटीग्रेशन बाय dt का इंटीग्रेशन जहां से जहां तक, ये एवरेज का हुआ। अगर हमको यहां पे किसका निकालना है? V स्क्वायर का एवरेज निकालना है, तो यहां पे V स्क्वायर का अगर हमको निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? V स्क्वायर dt
बाय dt। इसको लिख लीजिए आप लोग। ये हो जाता है 3RT/m0 होता है। तो यहां पे VRMS होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m0 हो जाता है। अब कैसे होता है उसको अभी छोड़िए, हम लोग मतलब फॉर्मूला हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो बताया। यहां पे हम लोग को करंट का RMS वैल्यू निकालना है। यहां पे रूट मीन स्क्वायर या इसको लिखते हैं RMS वैल्यू ऑफ करंट। RMS वैल्यू ऑफ करंट। I इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या है? I नॉट साइन ओमेगा टी। तो IRMS हम लिखना चाह रहे हैं। क्या लिखेंगे बताइए? VRMS अभी लिखे थे, तो I लिखेंगे पहले, उसका स्क्वायर, फिर मीन, उसका रूट लेंगे, स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ। तो इधर I स्क्वायर का, अभी I का मीन हम निकाले थे, I dt/dt का इंटीग्रेशन। तो I की जगह क्या है? तो I स्क्वायर dt का है कि I जो है किसका फंक्शन है? t का, तो यहां t लेंगे बाय dt का इंटीग्रेशन 0 से कंप्लीट साइकिल में। इसमें 0 से हाफ साइकिल निकालिए या कंप्लीट साइकिल निकालिए, सेम ही होगा। क्या बोले? 0 से हाफ साइकिल में निकालें या कंप्लीट साइकिल में निकालें, सेम होगा। सिमेट्रिकल कर्व के लिए ये सिमेट्रिकल कर्व है। यहां पे I स्क्वायर है, इसीलिए निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए यहां पे नीचे में कितना हो गया? t 1/t। I स्क्वायर क्या होगा? I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 से t। अब आइए, I स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेता हूं, I स्क्वायर बाय टी। अब एक बात बताइए, अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन दिया जाए 0 से, मान लो पाई या पाई/2 ही लेते हैं, क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? क्या बोले? हाफ हाँ, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं ऐसे 1 - cos2 θ/2। तो यहां पर भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इसी तरह से लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1 - cos2 ओमेगा टी बाय 2। ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। जैसे यहां पे हुआ ना 1 - cos2 θ, तो 2 और एंगल कितना है यहाँ? ओमेगा टी इंटू डी टी, 0 से t। अब देखिए, यहां पे
2 को हम बाहर ले लेते हैं तो ये हो गया आई स्क्वायर बाय 2t, 2 को बाहर ले लिए, अब dt से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू dt हो गया 0 से t माइनस ये हो गया cos 2 ओमेगा t dt 0 से t। समझ में आई या नहीं? 2 को बाहर ले लिया, 2 बाहर हो गया, यहां से 2 को निकल गया, यहां से 1 dt हो गया, एक टर्म हुआ माइनस cos 2 ओमेगा t dt, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए आई RMS का स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर बाय 2t है, ये हो जाएगा t और इसका वैल्यू होता है 0, तो टी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आता है कि नहीं? हाँ, नहीं आता है तो याद कर लीजिए 0 होता है, आता है तो अच्छी बात है। आई RMS इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा आई स्क्वायर बाय 2 का रूट, तो कितना हो जाएगा आई नॉट बाय √2, तो आई RMS हो गया आई नॉट बाय √2, ये हो जाता है 0.707 आई नॉट। लिख लिए? अच्छा, तो ये मैथमेटिकली हमने आपको समझाया है बातों को। ये काम कहीं पर भी आएगा, काइनेमैटिक्स में भी पूछता है एवरेज वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, उसका दोनों का रेशियो पूछता है, वो आंसर आता है 2/3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट कुछ वैल्यू है जिसका काम रेक्टिफायर में आपको जो पढ़ाया होगा तथागत सर, तो बोला होगा अल्टरनेटिंग करंट में इसका वैल्यू आप बोला था। इसको हटाएं, तो एक कंप्लीट साइकिल है ये। तो इसमें देखो एवरेज वैल्यू 0 से t/2 में कितना होगा, साइनोसॉइडल है वे, तो एवरेज वैल्यू 0 से t/2 में कितना होता है 0। बहुत अधिक ब्रेन का इस्तेमाल कर, सब कुछ आता है फिर भी आंसर गलत बताए। हाँ, बेमतलब वाला डाटा याद रखी हुई है। 2i0 कितना होता है 5। आई RMS 0 से t/2 में कितना होगा,
0 से t/2 में बोलिए। हाँ, हमने बोला था कंप्लीट या हाफ साइकिल में सिमेट्रिकल होगा तो सेम होगा। I0/√2 ये 1 का A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ। C में है एवरेज वैल्यू इन ए कंप्लीट साइकिल, क्या होगा 0। D में एवरेज वैल्यू इन ए कंप्लीट साइकिल, सॉरी RMS, क्या होगा I0/√2। सेकेंड में देखिए, अच्छा एक चीज आप देखो, ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये I0 है, ये एरिया होता है 2I0/ω, जरा समझना। तो I/dt का इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, एरिया। तो अगर हम 0 से t/2 में हम एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एरिया बाय टाइम इंटरवल, तो एरिया कितना हुआ 2I0/ω/t/2, तो कितना हो गया 4I0/ω/t। ω/t मतलब 2π, तो कितना हो गया 2I0/π, यही ना हुआ। तो इसका एरिया याद रखिए, काम आएगा। फर्स्ट हाफ साइकिल का एरिया जो है जीरो t/2, ये t है, ये हो जाएगा 3t/2। अब इसमें देखो A एवरेज वैल्यू 0 से t/2 में कितना होगा, 0 से t/2 में कितना होगा एवरेज वैल्यू, उतना ही होगा। एरिया बाय इतना, t/2 में निकाल रहे हैं ना, तो एरिया तो वही है, तो ये कितना होगा 2I0/π। B में यहां पे लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है, एक बात देखिएगा, ये सिमेट्रिकल था लेकिन ये सिमेट्रिक यहाँ पे यहाँ इसका एरिया का मैग्नीट्यूड इसका एरिया का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यहाँ पे इसका, यहाँ पे एरिया 0 है। लेकिन तो यहाँ पे इस केस में 0 से t और 0 से t/2 में RMS वैल्यू सेम नहीं होगा, तो t/2 में RMS वैल्यू कितना होगा, t/2 में तो उतना ही होगा। हमने क्या कहा, यहाँ पे 0 से t हो या 0 से t/2 हो, सेम होगा। तो t/2 में अगर सेम होगा तो t/2 तो सेम है, तो t/2 में सेम रहेगा RMS, लेकिन कंप्लीट साइकिल में RMS वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। जो भी हो बता रहे हैं अभी, ये हो गया RMS वैल्यू 0 से t/2 में, ये होगा I0/√2। अब C में आइए, एवरेज वैल्यू 0 से t में सेम रहेगा, यहां पे 0 भी नहीं होगा, ताकि ये और ये सेम है, निगेटिव है तो 0 हो जाता है। तो यहां पे इसका एरिया देखो, इसका एरिया कितना हुआ 2I0/ω है, प्लस ये तो 0 से t/2 में हुआ,
और t/2 से t के बीच में कितना होगा, 0, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल t, तो कितना हो जाएगा 2I0 बाय ओमेगा टी, ओमेगा टी का मतलब 2 पाई, तो 2 कैंसिल हो गया, तो एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब जस्ट आधा हो गया, 0 से t/2 पे जितना था एवरेज क्या हो गया, उसका हाफ हो गया। और डी में IRMS 0 से t में कितना होगा बताइए। इसमें तो सेम हो जाता है, इसीलिए क्या कि I² इसका भी सेम हो जाएगा, इसका भी सेम हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे तो t/2 से t के बीच में 0 है, इसीलिए डिफरेंट होगा, तो इसको इंटीग्रेट से ही निकालना पड़ेगा, और वो हो जाता है I0/2, उसको आपको इंटीग्रेशन से ही निकालना पड़ेगा। ये 2 हुआ, थर्ड में आओ, ये सेकंड ग्राफ हुआ, थर्ड में आओ, ये है I, ये है T, लेकिन ये सिमेट्रिकल है, मतलब ये एरिया सेम है, यहां पर भी ये एरिया सेम है। तो कहने का मतलब है जो t/2 में एवरेज वैल्यू निकालो या t टाइम में एवरेज वैल्यू निकालो, दोनों सेम होगा, ताकि यहां पे तो निगेटिव है नहीं, तो यहां पे एवरेज वैल्यू 0 से t/2 में निकालो या 0 से t में निकालो, दोनों में सेम होगा, और ये होगा 2I0/π। और ये भी सिमेट्रिकल है, तो यहां पर भी RMS वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा, 0 से t कहो या B में RMS 0 से t/2 कहो या 0 से t कहो, I0/√2। और लास्ट फोर्थ में देखो, ये स्क्वायर वेव है, ये I है, ये T है, ये 0 है, ये t/2 है, ये t है, ये I0 है, ये -I0, ये स्क्वायर वेव इसको कहते हैं। यहां पे बताओ A में एवरेज वैल्यू 0 से t/2 में कितना होगा,
एवरेज वैल्यू बिटवीन 0 टू t/2। ये 0 से t/2 में करंट कांस्टेंट है, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे करंट कांस्टेंट है तो एवरेज वैल्यू भी क्या होगा, वही होगा। तो इसका सेंसर ही काम नहीं कर रहा अभी। तो इसका सेंसर नाखून में है। नहीं, ये तो ये जो है ना, इसमें सेंसर नहीं है, वो डिस्क एंटीना है वो। और ये होता है ना, घर में हम लोग जो टीवी चलाते हैं तो एंटीना छत के ऊपर रहता है, नीचे में उसका बॉक्स रहता है, तो बॉक्स है नाखून में और वो एंटीना वहां से ये कवर करता है, वेव को खींचता है। वेव खींचेगा तो ये नाखून जो है एक्टिव हो जाएगा। कैसे हो जाता है एवरेज 0 से t में एवरेज क्या होता है यहाँ पे 0 से t में एवरेज क्या होता है वैल्यू, ये एरिया और ये एरिया मिलकर के 0 हो जाता है। क्या कि करंट होता है, एवरेज करंट होता है क्या, ये होता है एरिया बाय टाइम इंटरवल। एरिया का क्या मतलब है, आई डी टी का इंटीग्रेशन। आई टी का एरिया ये देता है क्या, चार्ज देता है, चार्ज बाय करंट, चार्ज बाय टाइम इंटरवल एवरेज है। 0 से ये प्लस है, जितना प्लस है ये उतना ही एरिया माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ। अब आओ आरएमएस 0 से t/2 में, इस बार बता देगा त्रिश। आरएमएस 0 से t/2 में बताओ, बोलो त्रिश। तुम अगर बोला तो तुमको हम पंखा पे बिठा देंगे। हाँ, अभी हमने कहा अगर कोई चीज वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज क्या होता है। तो यहाँ पे 0 से t/2 में ये कांस्टेंट है, तो एवरेज और आरएमएस वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, तो ये I0 होगा। उसके बाद IRMS 0 से t में, IRMS का वैल्यू 0 से t में क्या होगा, 0 कैसे बोले, पॉजिटिव नेगेटिव है तब तो यहाँ पे RMS 0 हो जाता है 0 से t में। I0 होगा, कहाँ लिखे थे, यहाँ पर भी I0 ही होगा। काहे कि ये RMS वैल्यू जो होता है I का स्क्वायर होता है ना, इसका dt होता है, तो ये निगेटिव है तो स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, सेम एरिया आ जाएगा। तो डबल एरिया हुआ तो डिवाइडेड बाय 2t हो जाएगा, मतलब t/2 का डबल हुआ। हाँ, तो ये एरिया डबल हुआ तो इंटरवल भी डबल हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहीं पे आज स्टॉप करते हैं। अगेन नेक्स्ट क्लास में एवरेज करंट, थोड़ा सा रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, प्रवचन दे देते हैं। तो हमको सिर्फ ये तो मैथमेटिकली हम लोगों ने एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकाल लिया। एवरेज करंट अब किसको ऐसे, ये आपको इस तरह से नहीं लिखना है। एवरेज वैल्यू जो डिफाइन करना किस तरह से करना है वो मैं बता रहा हूं। मान लो ये रेजिस्टेंस, इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो, अब हमने क्या किया,
सेम रेजिस्टेंस लिया और एक बैटरी लिया। मान लो टी टाइम तक करंट इसमें फ्लो किया, तो हीट इसमें करंट हीट जो होगा वो हम लोग निकालते हैं, मैंने जब I स्क्वायर RT होगा तो हीट मान लो 10 जूल आया। कितने टाइम में? टी टाइम में। मान लो 5 सेकेंड हमने फ्लो कराया अल्टरनेटिंग करंट, इस रेजिस्टेंस से कितना हीट ने, एक मिनट, हीट चार्ज फ्लो हुआ 5 माइक्रोकूलम। हीट होता है आरएमएस वैल्यू के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम रेजिस्टेंस में एक डीसी सोर्स लगाते हैं, सेम टाइम तक जो है हम करंट फ्लो कराते हैं, और सेम टाइम तक करंट फ्लो कराते हैं। अगर सेम चार्ज फ्लो करे तो इस एसटीडी करंट यानी कांस्टेंट करंट को आरएमएस करंट कहेंगे। इट इज दैट कांस्टेंट करंट which when passed through a circuit, it is that constant current when flowing through a resistance would send the same amount of charge as it is done by the alternating current in the same circuit in the same interval of time. उस constant current को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? स्टेडी करंट कहेंगे। समझे? तो नेक्स्ट क्लास में और वही चीज हीट के टर्म्स में बोलेंगे तो आरएमएस हो जाएगा। तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन तो कर ही दिए हैं।